नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतीक बुराड़े जी। बहुत दिनों बाद तो आपका स्वागत है प्रतीक जी। धन्यवाद सर और बुलाने के लिए। बहुत दिनों से कोई मूवी भी नहीं आ रही थी ना कोई हाँ, जिसका मतलब ऐसी चर्चा करने जैसी या जिसमें कुछ ऐसी हुँ, हमारी सांस्कृतिक या कोई ऐतिहासिक ऐसी कोई फ़िल्म भी नहीं थी। नॉर्मल फ़िल्में तो आती ही रहती है हर हफ्ते। हाँ, वो तो आती रहती है। तो डंकी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, ये सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ, पिछली बार तो इन्होंने कॉर्पोरेट और सब कुछ तमाशा करके और पठान को हिट दिखा दिया था, सुपर हिट दिखा दिया था, जवान को भी हिट दिखा दिया था। तो ये पठान और जवान जो आर्टिफ़िशियल हिट्स थीं, तो डंकी को भी आर्टिफ़िशियल हिट करा सकते थे, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर मैं तो जितना देख रहा हूँ अभी भी जितना कलेक्शन आ रहा है वो मुझे तो कम से कम सामान्य नहीं लग रहा, नॉर्मल कलेक्शन मुझे तो नहीं लग रहा। क्योंकि देखिए अभी डंकी रिलीज़ होने से पहले जो कुछ मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो कुछ 1.5 लाख फैन्स एकत्रित होकर के 1000 जगह पर कुछ स्क्रीनिंग वगैरह करवाने वाले थे डंकी की रिलीज़ होने के बाद में। तो ये मैंने तो कम से कम आर्टिकल्स पढ़े थे। उसके अलावा जितने भी फ़िल्म एग्ज़िबिटर्स है, फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको लेकर के फ़िल्म रिलीज़ होने के 3-4 दिन पहले इन्होंने मुंबई में कुछ इंटीमेट डिनर रखा था। शाहरुख खान और पता नहीं रात भर उनकी वो मीटिंग वगैरह भी चली थी। देश भर के जितने भी मुख्य-मुख्य सेंटर से जहाँ से ज़्यादा कलेक्शन आता है, तो फ़िल्म एग्ज़िबिटर्स, फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया गया था और स्क्रीन्स को लेकर भी काफ़ी इन लोगों का खींचातानी हुई और सिंगल स्क्रीन पर तो 100% हमें ही स्क्रीन चाहिए, सलार को देंगे ही नहीं, इस प्रकार की भी काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स इनका हुआ। तो प्रयास तो पूरा किया गया है कि जितना भी वो फैन क्लब्स के थ्रू हो या कुछ सोशल मीडिया पर जितना मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट बुकिंग के भी आरोप लग रहे हैं। और डंकी में सच कहूँ तो सर इतनी घटिया फ़िल्म है, मतलब कोई एक बार उसको अगर देख लेगा ना, तो वो अपना सर हुँ। पकड़ कर बाहर आएगा और ये जितना कलेक्शन अब ये मैंने दिखा तो रहे हैं, वो भी मैंने तो मुझे कम से केवल कम ट्रेलर मैंने तो केवल ट्रेलर देखा है जिसमें एक बुड्ढे को ज़बरदस्ती जवान दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वीएफएक्स भी ठीक से काम नहीं किया लगता है। वीएफएक्स के बाद भी वो जो है पूरी तरह से दिख रहा है कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं और जी सर। बुढ़ापा साफ झलक रहा है। जी और इवन जिस प्रकार की फ़िल्म है, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये जो कलेक्शन वो दिखा रहे हैं, वो भी सामान्य कलेक्शन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़िल्म डिसअपॉइंटिंग है और उसकी जो कुछ वो क्या कहने का प्रयास करती है, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन बातों को भी अगर हम साइड में रख दें, तो भी टेक्निकली भी फ़िल्म वर्स्ट है। राजकुमार हिरानी मतलब जिनको जाना जाता है उनके वोक थॉट्स के लिए, इवन हम उनकी थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस की दोनों पार्ट्स को भी अगर हम देखें, तो वो फ़िल्में जो कहने का प्रयास करती है, उनकी विचारधारा वो भी हम साइड में रखें, तो वो अच्छी बनी हुई फ़िल्में थी। टेक्निकली वेल मेड थी, कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से लिखे गए थे और वो हम कितनी भी बार देख सकते हैं। भले ही उनकी विचारधारा वो कुछ भी हो, थ्री इडियट्स में उन्होंने जो सुसाइड को रोमांटिसाइज़ किया था या ड्रीम्स को पीछे भागना वगैरह बहुत सारी बातें मैंने उस पर चर्चा की हुई थी, वो अलग विषय हो जाएगा पूरा। पर वो कम से कम टेक्निकली वेल मेड फ़िल्में थी। पर उसके बाद आप देखिए जब पीके आई राजकुमार हिरानी की, उसके बाद में एकदम से राजकुमार हिरानी का पतन हम देख सकते हैं। पीके में भी बहुत ही वाहियात विचित्र से ऐसे उन्होंने तर्क दिए हुए थे, जो कुछ भी उनको चलो अपनी नास्तिक विचारधारा या जो भी उनको दिखाना भी था, कुल मिलाकर टारगेट तो उन्होंने हिंदू संस्कृति को ही केवल किया था वहाँ पर। और दिखावे के लिए थोड़ा बहुत इधर-उधर 1-2 लाइन में दूसरे भी आलोचना की थी, पर मुख्यतः उनका टारगेट हमारी संत परंपरा को ही करना था। और उसके बाद आप उनका पतन देखिए, संजू जैसी फ़िल्म बनाना मतलब ये तो जिस फ़िल्म मेकर ने पिछली कुछ उनकी फ़िल्में जैसे थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, वो एक आतंकवाद के आरोपी को विक्टिम दिखा रहा हो, 350 लड़कियों के साथ में सोना और ड्रग्स लेना, इनको रोमांटिसाइज़ किया हो और बहुत ही ज़्यादा घटिया फ़िल्म थी संजू। और उसके बाद में अभी डंकी में तो पूरा उनका पतन पूर्ण रूप से हो गया है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इतनी घटिया फ़िल्म है कि कोई एक बच्चा भी इतने घटिया आर्गुमेंट नहीं दे सकता, जिस प्रकार के आर्गुमेंट्स इस फ़िल्म में राजकुमार हिरानी ने दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा जैसे घटिया जैसे कुछ कुछ डायलॉग्स, घटिया स्क्रीन उदाहरण प्ले दीजिए अ, कुछ उदाहरण दीजिए। जी, जी। देखिए जब इस फ़िल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तभी से इसकी मानसिकता पता थी कि ये किस विषय को लेकर के बनाने वाले हैं। हुँ, डंकी फ्लाइट्स या डोंकी रूट जिसे कहा जाता है, कनाडा और यूके जाने के लिए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कुछ भारतीय इल्लीगल रूट के थ्रू जाते हैं, तो उनको डोंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। तो उनके प्रति सिम्पैथी पैदा करना ये इसका उद्देश्य था। तो ये जब फ़िल्म की अनाउंसमेंट हुई थी उसी समय से पता था कि ऑब्वियसली इल्लीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट तब हुई थी जब देश में सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जा रहा था और वामपंथी जितने भी है वो एनआरसी ड्राफ्ट को लेकर के झूठ फैला रहे थे। तो उस समय
कि भाई यहाँ पर कागज जिनके पास में नहीं होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, इस प्रकार के वो गाने वगैरह गाए जा रहे थे स्टैंड अप कॉमेडियंस के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा। तो उस समय इस प्रकार की फिल्म का अनाउंसमेंट होना जिसमें विषय ही ये हो कि जिनके पास कागज नहीं है उनके प्रति सिंपैथी पैदा करना है। भले ही कहानी भारत में स्थित नहीं है, पर विषय वही है कि भाई जो इलीगल रूट के थ्रू दूसरे देशों में जाते हैं उनके पास कागज नहीं होते, तो उनको हमें हक दिलवाना है। ये कुल मिलाकर इसका विषय है। इसी सेम विषय के ऊपर आधारित एक धनुष की जगमे तंदिरम नाम की फिल्म आई थी, नेटफ्लिक्स पर अभी भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। उसमें भी एग्जैक्टली सेम विषय था कि इंग्लैंड में जो भारतीय इलीगल रूट के थ्रू जाते हैं उनके प्रति सिंपैथी पैदा की, और ये दिखाया है कि जैसे भारत में मोदी सरकार ने सीए कानून लाया, एनआरसी लाने वाली है, उसी प्रकार का एग्जैक्टली सेम बिल लंदन के, इंग्लैंड के जो व्हाइट सुप्रीमसिस्ट है वो वहां पर एग्जैक्टली सीए जैसा बिल लाते हैं। ये जगह मैं थंदिरम की कहानी में बता रहा हूँ धनुष की। तो वहां पर व्हाइट सुप्रीमसिस्ट वहां पर सीए जैसा बिल लाते हैं और वहां पर इलीगल तरीके से जो भारतीय आए हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके प्रति सिंपैथी पैदा की है। कुल मिलाकर टारगेट यहाँ पर उनका सीए और एनआरसी का कानून जो है वही उनको टारगेट जगह में थंदिरम में भी किया था। और एग्जैक्टली उसी समय पर यह फिल्म भी अनाउंस होती है, डंकी, और वो बताया भी गया था कि डोंकी रूट्स के थ्रू जो लोग जाते हैं उनके प्रति वो सिंपैथी पैदा करेंगे। अब आपने जो पूछा कि जो विचित्र से जो तर्क दिए हैं तो वो उसके उस कारण से मैंने पहले ये उसका क्या कहे पार्श्वभूमि बताई कि विषय क्या है। तो इलॉजिकल तर्कों की बात करें तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, अनगिनत है यहाँ पर। जैसे ये चार मित्र, इनको लेकर के शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है जिसको फौजी दिखाया है, तो वो अपने चार मित्रों को इलीगल रूट के थ्रू लेकर के जाता है इंग्लैंड में। हालांकि 7 होते हैं, 3 लोग रास्ते में ही मर जाते हैं, तो बाकी चारों को वो लेकर के इंग्लैंड पहुंचता है। अब इंग्लैंड पहुंचने के बाद में वहां पर शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है फौजी है, वो अपना दुखड़ा रोने लगता है सबके साथ में कि भाई हम तो इनके किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, अभी हमें यहाँ पर ये लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं, मतलब जो भी है समझ सकते हैं, ये इस प्रकार के हमें वैध तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस वगैरह यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि हम इनके रिकॉर्ड्स में नहीं है। कुल मिलाकर वही बात कि कागज नहीं है हमारे पास में। तो अब उनको वहां पर उसको नागरिकता दिलवानी है। नागरिकता इंग्लैंड की, इनको इलीगल तरीके से वो ले गए, उनको नागरिकता उसे वो अभी वहां पर दिलानी है। अब शाहरुख खान के इस विचित्र से तर्क के बाद में तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है तो वो तापसी पन्नू वहां पर कहती है कि भाई ये तो सारी की सारी रब दी जमीन है, ये बॉर्डर्स तो हाँ, इन हाँ, लोगों ने हाँ। बाद में खींची है, सब कुछ तो रब दी जमीन है। हाँ, ये रबदी ज़मीन तो है ही है, तो वो और बात ये सही। सब कहने के बाद में फिर थोड़ा-सा राष्ट्रवाद का तड़का भी डाला है इन लोगों ने वहां पर। तो तापसी हुँ। पन्नू ये रब दी जमीन वाली लाइन कहती है और उसके बाद में कहती है कि ये तो भाई अ, मैं आपको ऐड कर दूँ इसमें, ये जो रबदी जी, जी। ज़मीन वाला जो लॉजिक है हुँ, एक्चुअली कम्स फ्रॉम इस्लामिक थियोलॉजी। जी, जी। कुरान में एक आयत है जो कहती है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है। लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसका यूज़ ये किया जाता है कि चूँकि सारी ज़मीन अल्लाह की है, इसलिए जो अल्लाह के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको ही बिलीवर्स। ज़मीन ज़मीन के ऊपर सारा हक है। तो उसका फिर इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ऑल लैंड इज़ टू बी टर्न्ड इंटू इस्लामिक लैंड्स। बिल्कुल। तो तो ये रब दी ज़मीन वाली लाइन वो कहती है और उसके बाद में थोड़ा-सा राष्ट्रवाद का तड़का डाला है, दिखाने के लिए कि देखो हम थोड़ी-सी दिखावे का देशभक्ति। तो तापसी पन्नू का कैरेक्टर उसके बाद आगे कहता है कि ये जो अंग्रेज़ थे ना, ये आए थे हमारे देश में, इन्होंने हमें लूटा, अब हम गरीब बन गए हैं और इस कारण से अभी हम यहाँ पर इल्लीगल इमिग्रेंट बनकर आए हैं। मतलब आप इनकी मानसिकता देखिए। ठीक है, हम जितने भी राष्ट्रवादी हैं, वो ये बात कहते हैं कि भाई अंग्रेजों ने कितनी यहाँ पर हमारी साधन संपत्ति को लूटा, यहाँ पर हमारा कल्चरल जेनोसाइड करने का प्रयास किया, एवेंजलिस्ट हो, मिशनरीज हो, उनके माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन देना, जो भी है। तो ये सब बातें हम इसलिए नहीं कहते कि हमें इलीगल इमिग्रेंट बन के जाना है इंग्लैंड में, वो बात नहीं है, वो हम अपने इतिहास को याद रखने के लिए कहते हैं। पर ये जो दिखावे का राष्ट्रवाद था, वो केवल बाहर से सामने एक शील्ड था। उसकी आड़ में उन्होंने वही इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई करने वाली मानसिकता को उन्होंने वहां पर दिखाया है। अब इसके बाद में ये सब कुछ वो चर्चा करते हैं। फिर अब नागरिकता पाने के लिए एक वकील आता है पटेल नाम का वहां पर, और वो पटेल वकील उनको बता रहा है कि 3 मार्ग बताता है। अगर तुम्हें नागरिकता चाहिए इंग्लैंड की, तो सबसे पहला मार्ग है कि $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करो इंग्लैंड में, तुरंत तुमको नागरिकता दे दी जाएगी। नहीं तो दूसरा मार्ग है पॉलिटिकल असाइलम ले लो। ये बता दो कि भारत सरकार तुम पर अत्याचार कर रही है और तुम एक
शरणार्थी बन करके, राजनीतिक शरणार्थी बन करके असाइलम लेने के लिए आए हो, तो तुरंत तुमको दे दी जाएगी नागरिकता। और तीसरा मार्ग है, शादी कर लो यहाँ पर किसी के साथ में, 2 वर्ष के बाद में डिवोर्स ले लेना, तुम नागरिक बन जाओगे इंग्लैंड के। तो शादी का वो ट्राई करते हैं, कुछ होता नहीं है, तो फिर दूसरा रास्ता बचता है पॉलिटिकल असाइलम का। अब ये पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए सबको कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में एक जज बैठा हुआ है सामने, व्हाइट कैरेक्टर है वो, और उसके सामने फिर शाहरुख खान का कैरेक्टर, वो विचित्र-विचित्र तर्क, मैंने जो कहा ना बहुत सारे विचित्र तर्क दिए, तो वो जज को कहता है शाहरुख खान का कैरेक्टर कि भाई तुम लोग कार तो जर्मनी की यूज़ करते हो, ऑयल तो सऊदी का यूज़ करते हो, कपड़े तो यहाँ के यूज़ करते हो, जूते तो वहाँ के यूज़ करते हो, फलाना-ढिमका, तो फिर तुमको वीज़ा देने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, $1 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको तो देते हो, गरीबों को तुम क्यों नहीं देते? और इसके बाद में फिर जज कहता है कि देखो भाई, इतने लोगों को अगर हम यहाँ पर शरणार्थी बनाएँगे तो हमारी नौकरियाँ चली जाएँगी, ये लोग हमारी नौकरियाँ खाएँगे। तो इस पर शाहरुख खान का कैरेक्टर और तर्क देता है कि भाई वो नौकरियाँ कैसे खाएँगे? 5 लाख अगर इल्लीगल इमिग्रेंट्स को तुम लेते हो, तो फिर वो तो तुम्हें रोज़गार देंगे यहाँ पर। वो तो बाल कटवाएँगे, कपड़े खरीदेंगे, वगैरह-वगैरह, तो वो यहाँ पर उल्टा इल्लीगल इमिग्रेंट्स तुमको रोज़गार देंगे। ये वो उस व्हाइट कैरेक्टर को बताता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि ये जो डंकर होते हैं, यानी जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आतंकवादी नहीं होते हैं। वो तो बेचारे बस शरण लेने के लिए आए हैं, वो आतंकवादी नहीं, वो किसी पर हमला नहीं करते हैं। ये बात भी कहता है। ये तो और आगे इंडिया जाकर के इंडिया छोड़ के गया क्यों था वो? वो तो मैं पूरी फ़िल्म देखने के बाद भी समझ नहीं पाया, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स थे चारों के चारों, चारों खाते-पीते घर के लग रहे थे। अच्छे खासे हट्टे-कट्टे हैं, भाई मेहनत करते, पुरुषार्थ करते भारत में। तुमको यहाँ पर इल्लीगल रूट से इंग्लैंड जाना है, और वो जाने के पीछे का जो तर्क है, वो राजकुमार हिरानी ने दिया कि सुसाइड को रोमांटिसाइज़ किया है। विकी कौशल का कैरेक्टर है, गेस्ट अपीयरेंस के लिए सभी जानते हैं। तो ये दिखाया कि उसकी जो वो किसी से प्रेम करता था, विकी कौशल का कैरेक्टर एक लड़की से, और उसके पिता ने एक एनआरआई टिड्डे के साथ में, यही वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, एनआरआई टिड्डा, जो इंग्लैंड का एक एनआरआई टिड्डा होता है, उसके साथ में वो अपनी बेटी की शादी कर देता है, जिससे विकी कौशल का कैरेक्टर प्रेम करता था। अब उसकी प्रेमिका है इंग्लैंड में, उसका पति उसको मारता है, वो एनआरआई टिड्डा। तो अब ये विकी कौशल अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए जाना चाहता है, उसको बचाने के लिए। फिर बचाने के लिए? यूके के लॉज़ तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, कोई मारेगा तो तुरंत जेल जाएगा, सबको पता है। पर इनके तर्क ही अजीब होते हैं। तो फिर उसकी प्रेमिका को इंग्लैंड में पता चल जाता है कि भाई ये लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसका आना पॉसिबल नहीं, तो उसकी प्रेमिका आत्महत्या कर लेती है इंग्लैंड में। तो ये सुनने के बाद में ओहो! विकी कौशल भी यहाँ पर आत्महत्या कर लेता है, वो भी अपने आप को जला लेता है। तो अब इस सुसाइड को रोमांटिसाइज़ करके आत्महत्या का कॉम्पिटिशन हो रहा है। दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, और इस सुसाइड को इन्होंने रोमांटिसाइज़ किया है। और फिर शाहरुख हुँ, खान का कैरेक्टर वहाँ पर प्रण लेता है कि अब मैं अपने चारों मित्रों को इंग्लैंड पहुँचा कर ही रहूँगा। भाई क्या अरे! लॉजिक है इसके ये पीछे? क्या लॉजिक है? इंग्लैंड में और हुआ बाकी कि जैसे कि साहब कि कोई वो स्वर्ग हो गया या कोई आफ्टर लाइफ हो गई कि बस मुझे तो जन्नत जाना ही जाना है और उसके लिए मैं बम बाँध के फट जाऊँगा। और बाकी ये जो चारों मित्र हैं, उनको ये दिखाया कि वो अपनी फुद्दू लाइफ से परेशान है। ये शब्द उन्होंने उपयोग किया है, भारत में अपनी फुद्दू लाइफ से परेशान हैं, तो इस कारण हुँ, से उनकी लाइफ भी उनको बेटर करनी होती है, और बीच में ये सुसाइड भी हो जाती है, तो सुसाइड को भी रोमांटिसाइज़ किया है। तो ये सारे रीज़न बताकर फिर वो अपने को इंग्लैंड ले जा रहा है। पर आप देखिए यहाँ पर इंग्लैंड भी उस रूट से वो लेकर के जा रहा है जहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ मात्र 25% है। ज़्यादातर लोग रास्ते में मर जाते हैं, वो खुद ही बता रहे हैं, ये बात भी उन्होंने खुद ही फ़िल्म में बताई है। मतलब हुँ। इनको भारत में रहकर मेहनत पुरुषार्थ नहीं करनी है, पर उस रूट से इंग्लैंड जाना है जहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ मात्र 25% है। पर चलिए जैसे-जैसे जो होकर के ये लोग जाते हैं, वहाँ पर कोर्ट में ये विचित्र-विचित्र प्रकार के तर्क देते हैं कि जर्मनी की कार यूज़ करते हो, सऊदी का ऑयल यूज़ करते हो, वगैरह-वगैरह। और इसके अलावा एक और तर्क देता है कि भाई जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है ना, वो कहता है कि हमारे यहाँ पर तो रशिया से इतने सारे पंछी आते हैं, हम तो उनके लिए कोर्ट नहीं बिठाते, तो तुम लोग हमारे लिए कोर्ट क्यों बिठा रहे हो? ऐसे ही हमें वीज़ा दे दो, जैसे हम पंछियों को भारत में आने देते हैं। मतलब पंछियों की तुलना इल्लीगल इमिग्रेंट्स के साथ में कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई राजकुमार हिरानी ने क्या सोचकर ये डायलॉग्स लिखे थे कि भाई रशियन पंछी हमारे यहाँ आते हैं, हम उन्हीं के लिए कोर्ट नहीं बिठाते। ऐसे डायलॉग्स कौन लिखता है? अगर किसी को जस्टिफाई भी करना है तो। मतलब बहुत ही मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन की पराकाष्ठा थी ये फ़िल्म, तो मैं कहूँगा। और इसके बाद में फिर थोड़ा-सा उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का लगाया है। जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो कहता है कि भाई मैं फौजी हूँ,
और मैं यहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम नहीं लूँगा ये कहकर कि भाई भारत में मुझ पर अत्याचार होता है, मैं अपने देश के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। ये उन्होंने डायलॉग वहाँ पर डाला है, पर उसकी आड़ में वही सब बातें जो लिबरल्स और वोक्स दुनिया भर में करते हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स को शरणार्थी बनाने की जो माँग वो करते हैं कि उनको शरण देनी चाहिए, वो सब बातें उन्होंने की है और उसके बाद में थोड़ा-सा ये राष्ट्रवाद का तड़का डाला है कि भाई मैं फौजी हूँ, मैं अपने देश के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। पर इसमें भी एक बात है आप देखिए, कि ये जो पॉलिटिकल असाइलम की उन्होंने बात कही है ना, तो जो पटेल नाम का वकील है, वो उनको जब बताता है कि तुम पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हो, तो वहाँ पर एक डायलॉग है। वो कहता है कि ये कहो कि इनके ऊपर भारत में अत्याचार होता है, केवल इनके शब्द यूज़ किया है, किसके ऊपर होता है ये उन्होंने नहीं बताया। इनके ऊपर भारत में अत्याचार हुआ, इनको जलाया गया और इस कारण से तुम एक्टिविस्ट थे वहाँ पर इनके हक के लिए लड़ने वाले और अब तुम्हें इस कारण से इंग्लैंड में पॉलिटिकल असाइलम चाहिए। अब भारत में इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, भारत सरकार ने इन्हें इसको जलाया, मतलब विकी कौशल का जो कैरेक्टर जिसने प्रेम के लिए सुसाइड की है, पर वो पटेल नाम का वकील कहता है कि तुम प्रेम के लिए मत बताओ, ये बताओ कि भारत सरकार ने उसको जला दिया है। और इनके लिए तुम एक्टिविज्म का काम करते हो, पर ये इनके कौन है? मतलब विकी कौशल के कैरेक्टर को क्या वो समाज के पिछड़े वर्ग से दिखाना चाहते थे? और भारत में समाज के पिछड़े वर्ग पर भारत सरकार अत्याचार करती है, क्या वो ये दिखाना चाहते थे? या फिर वो कैरेक्टर पहले कोई माइनॉरिटी से आप दिखाना चाहते थे और भारत में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होते हैं, क्या वो मतलब वहाँ पर शायद पहले कुछ ना कुछ तो राजकुमार हिरानी ने लिखा होगा वो डायलॉग, पर बाद में अभी इतनी सारी कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोग विरोध कर सकते हैं, इस कारण से शायद उस पार्ट को उन्होंने ट्रिम किया है, ऐसा मुझे कम से कम फ़िल्म देखते हुए लगा क्योंकि एकदम एब्रप्टली मतलब ऐसे बीच में वो डायलॉग आ जाता है कि इनके ऊपर इनके लिए तुम एक्टिविज्म करते हो और फिर इसे इस कारण से भारत सरकार ने जला दिया और इसलिए तुम्हें अभी पॉलिटिकल असाइलम मिल सकता है। तो वो पूरा सीक्वेंस ही शायद कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाए, ऐसा मुझे वहाँ पर लगा। और एक और विचित्र बात डंकी की कि जो शाहरुख खान का कैरेक्टर उसको फौजी दिखाया है। अब एक फौजी बॉर्डरलेस सोसाइटी की वकालत करता है इंग्लैंड में जाकर के। ये अपने आप में कितनी विरोधाभास है आप देखिए कि फौजी जो सीमाओं की रक्षा के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं, वो बॉर्डरलेस सोसाइटी की वकालत कर रहे हैं कि भाई रब्दी ज़मीन है, बॉर्डर्स तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो बाद में लाइनें खींची गई है। जर्मनी, सऊदी का ऑयल और जर्मनी की कार मतलब एक सैनिक ऐसा आर्गुमेंट कभी दे ही नहीं सकता। सीमाओं की सुरक्षा का सबसे अधिक महत्व अगर कोई समझ सकता है, तो वो हमारे जवान ही समझ सकते हैं। पर यहाँ पर राजकुमार हिरानी तो अपनी अलग ही दुनिया में थे, वो क्या लिख रहे थे शायद उनको भी पता नहीं। राजकुमार हिरानी की इससे पहले मूवी कौन-सी थी? पीके आई हुई है संजू आई हुई है पीके के जिसमें बाद नहीं आई वो? पीके के बाद संजू, अच्छा। हुँ। संजू आई थी ना। और हाँ, एक एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ डंकी की। फ़िल्म के एंडिंग में राजकुमार हिरानी ने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए हैं। ये लिखा है सबसे पहले कि भाई 140 साल पहले कोई भी हुँ। वीज़ाज़ नहीं लगते थे दूसरे देशों में जाने के लिए। सब कुछ खुला था, कोई भी कहीं पर आ सकता था 140 साल पहले। और उसके बाद में ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना डोंकी रूट से जाने वाले, हुँ। उनके पीड़ा के फ़ोटोज़ दिखाए हैं कि वो कितनी कष्टों से, मेहनत से, पीड़ाओं भरे से रास्ते से जाते हैं, तो उनका दुःख दर्द वहाँ ने कुछ ऐसे 4-5 फ़ोटोज़ दिखाकर उन्होंने दिखाया कि देखो, देखो हमने जो विषय दिखाया ना वो सच में है। ये देखो डोंकी रूट से जाने वाले लोग कितने दुखी होते हैं, कितनी पीड़ा में होते हैं, तो उनके प्रति सिम्पैथी बनाने का प्रयास किया है, वो 4-5 फ़ोटोज़ दिखाकर। पर कहने का तात्पर्य ये है कि भाई उससे हज़ार गुना ज़्यादा फ़ोटोज़ वो मिल जाएँगे जहाँ पर ये यही इल्लीगल इमिग्रेंट्स कितने सारे हत्या, लूट, बलात्कार आदि क्राइम्स में सम्मिलित होते हैं। हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा पिछले 3-4 वर्षों में क्या हुआ। उसके अलावा भारत में देख सकते हैं जो बांग्लादेशी इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पर कितने सारे क्राइम्स में संलग्न रहते हैं। तो ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है, उसको ज़बरदस्ती जस्टिफ़ाई करने का प्रयास ओवरऑल ये मुझे लगा और इसमें भी एक सबसे बड़े विडंबना हम ये कह सकते हैं कि ये लोग बाकी जगहों पर तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बड़ी सिम्पैथी पैदा करते हैं, पर जब भारत सरकार सीएए जैसा कानून लाती है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हिंदुओं को शरण देने की जब बात आती है, तब ये लोग विरोध में खड़े हो जाएँगे। तब वहाँ पर कहेंगे कि भाई वहाँ के मुस्लिम्स को आप क्यों नहीं दे रहे, सीएए में ऐड कर रहे? भाई वो इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ पर मतलब कुल मिलाकर आप हिंदुओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते, बाकी तो सब जगह पर हम अपना एक्टिविज़्म चलाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बाकी हमारे बुढ़ऊ शाहरुख खान साहब जो हैं, उनकी क्या स्थिति है? उसमें तो बहुत ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, वो तो जवान किसी तरफ से नहीं दिख रहे हाँ, हैं। वो तो ज़बरदस्ती और वीएफएक्स से उनको ओ जवान करने ओ का प्रयास। ओवर एक्टिंग से कॉम्पेंसेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग दिख रही है। ट्रेलर देखा है मैंने केवल, ट्रेलर में ही इतनी ओवर एक्टिंग है कि देख के लगता है कि अरे यार! ये क्या हो रहा है तमाशा? बिल्कुल अ, तमाशा लग ब
केवल यहाँ पर डंकी में नहीं, जवान हो, पठान हो, सभी जगह पर इस वर्ष अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है। फ़िल्में भी बहुत ज़्यादा वाहियात थी, पर एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है उन फ़िल्मों को ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए। अब मतलब इतनी ताकत लगाई जा रही है उन फ़िल्मों को ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हर जगह पर आर्टिकल्स देखिए, फ़ेसबुक पेजेज़ देखिए और बाकी पपेट क्रिटिक्स वगैरह है, सब उछल-कूद मचा-मचा कर इन फ़िल्मों को ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं। और डंकी में तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ पिछले 1 दशक में आई हुई सबसे घटिया फ़िल्मों में से एक इसे कहा जाएगा। इतनी ज़्यादा फ़िल्म घटिया बनी हुई है। मैंने जो पॉलिटिकल बातें भी जो बताई ना वो सब भूल जाइए। फिर भी हुँ। फ़िल्म टेक्निकली भी इतनी घटिया बनी हुई है। परफ़ॉर्मेंसेस ले लीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, स्टोरी, स्क्रीन प्ले कहीं पर किसी बात का कोई लिंक ही नहीं है। किसी कैरेक्टर के साथ हम इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते। बस फ़िल्म चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। इतनी ज़्यादा टेक्निकली भी फ़िल्म खराब बनी हुई है। कमाल है ये तो। राजकुमार हिरानी तो अच्छी फ़िल्में बनाता था, जैसा आपने कहा कि पहले तो टेक्निकली बड़ी सुपीरियर फ़िल्में बनाई। हाँ, थ्री इडियट्स देख लीजिए उदाहरण है। हम एक कितनी भी बार बात आज है, ये जो है ये जो खर्चा बताते हैं और टेक्निकली पुअर रहती हैं, ऐसा तो नहीं कि खाली ये ब्लैक का व्हाइट कर रहे हैं? इस वर्ष तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गणपत नाम की फ़िल्म आई थी। विकास बहल उसका डायरेक्टर है, वामपंथी विचारधारा से ही है विकास बहल। ये अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और एक और है उसमें, इन चारों ने मिलकर एक फैंटम फ़िल्म्स नाम का प्रोडक्शन बनाया था, जो बाद में बंद हो गया। विकास बहल पर रेप के आरोप लगे थे, 2 लड़कियों ने लगाए थे, तो उसके बाद में वो फैंटम फ़िल्म्स उन्होंने बंद कर दी थी। तो उसी विकास बहल को साथ में लेकर के अभी गणपत आई थी। तो उसका बजट 150 से 200 करोड़ बताया गया है। मैं किसी को भी कहूँगा, कोई भी व्यक्ति वो फ़िल्म देख ले ऑनलाइन, इतनी घटिया बनी हुई है, इतनी घटिया, मतलब इवन जो यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स हैं ना, वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो कुछ शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह बनाकर डालते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू भी बेटर लगेगी। पर उसका बजट 150 से 200 करोड़ बताया गया है। मतलब वो तो बिल्कुल समझ से परे था। क्या वो कैसे बजट बताते हैं? केवल यही नहीं, हाल ही में हम आदिपुरुष का बजट देख सकते हैं या ब्रह्मास्त्र, जिसमें केवल लाइटिंग आदिपुरुष लाइटिंग तो दिखा आदिपुरुष तो गज़ब की थी। हाँ, उसका क्या 400, 500, 600 पता नहीं क्या-क्या करोड़ बजट बताया जा रहा था। यही सेम बात हमने ब्रह्मास्त्र के समय भी देखी, जिसमें केवल लाइटिंग लाइटिंग हम देख रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर डंकी का बजट मैंने अभी तक देखा नहीं। इसका बजट मैंने जो चेक करना रह गया मुझसे। पर इसमें भी काफ़ी बजट बताया ही होगा इसका। 120 करोड़ बजट इसका बताया जा रहा है। हालाँकि ये भी ज़्यादा ही लग रहा है, 120 करोड़ भी, जिस प्रकार की फ़िल्म की क्वालिटी थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बहुत वीएफएक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस शाहरुख खान को जवान दिखाने के लिए कुछ उन्होंने कुछ ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ किया होगा, तो पता नहीं सीजीआई का। बाकी तो फ़िल्म में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें इतना उन्हें खर्च लगा हो। हाँ, अलग-अलग जगहों पर उन्होंने फ़िल्म को शूट किया है, ये बात है। सऊदी में जाकर भी शूट किया, सऊदी टूरिज़्म को उन्होंने फ़िल्म की शुरुआत में शुभकामनाएँ हुँ, विशेष आभार हुँ, व्यक्त किए हैं उन्होंने। हुँ। तो अलग-अलग जगह पर शूट अवश्य किया है। बाकी तो ऐसा कुछ फ़िल्म में बहुत खर्चा उन्हें लगा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से किया होगा कि भई ठीक है कि कम खर्चा करके बनाएँगे तो पैसा तो निकल ही आएगा, शाहरुख के हुँ, नाम हुँ। पे। जी, सर। लेकिन अभी जिस तरह के कलेक्शन आ रहे हैं, उससे तो लगता नहीं कि ये 50 भी क्रॉस करेगी। हाँ, वो क्या कहा जाए, ये बॉक्स ऑफिस पर तो ये दिखाई देंगे ज़्यादा कलेक्शन, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की पूरी एक पीछे लॉबी लगी हुई होती है हुँ, इसको हिट दिखाने के लिए। अब मैंने देखा कि शुरुआत में 1-2 दिन में तो बिल्कुल भी, पहले 1-2 दिन में तो नहीं था, फिर कहा कि शनिवार से पिकअप पकड़ लिया है, और ये हुँ। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में हाइप बनाने का प्रयास किया जाता है। पर मुझे इतना विश्वास है कि इस फ़िल्म को अगर उस हाइप के चलते कोई देखने के लिए जाता है ना, तो वो बड़ा पछताएगा। मतलब कोई किसी को अगर मेरी बात झूठ लगती तो आकर बताना मुझे। अगर कोई हाइप के चलते अगर जाता है देखने के लिए, तो परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। टॉर्चर है, प्योर टॉर्चर है फ़िल्म। प्योर टॉर्चर है, चलिए। तो इसके मुकाबले सलार कैसी है? क्योंकि सलार सर, ने बिज़नेस तो बहुत तगड़ा किया पहले दिन ही। वो तो प्रभास की फैन फॉलोइंग इतनी है, भले ही उनकी पिछली 3-4 फ़िल्में नहीं चली बाहुबली के बाद में, पर उनका अपना एक बहुत बड़ा दर्शकों का वर्ग है और वो देखता ही है फ़िल्मों को। और दूसरी बात, प्रशांत नील, उनकी केजीएफ 2 दोनों फ़िल्में आई थी, उनका भी अपना एक है दर्शकों का वर्ग जो पसंद करते हैं उन फ़िल्मों को। मैं अपनी पर्सनली व्यक्तिगत बात अगर बताऊँ, तो मुझे ना केजीएफ पसंद आई थी, ना केजीएफ 2 पसंद आई, और सलार भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब इवन आप फ़िल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इतनी खराब फ़िल्म मेकिंग
बहुत ही ज़्यादा घटिया, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बस रील बना दिया गया हो, कोई एक्टर हो वो बस स्लो मोशन में चलते आ रहा है, बैकग्राउंड में बस लाउड म्यूजिक उन्होंने लगा दिया और स्क्रीन को काला-काला कर दिया। अगर इसको फ़िल्म मेकिंग कहते तो पता ये नहीं आजकल रील्स ये बनाने। जो हाँ? प्रभास की पिछली फ़िल्म भी यही काले-काले करके चली थी, आदिपुरुष। अ, हाँ, आदि सर ये तो उससे बहुत काली है, वो तो फिर भी आपको थोड़ी ब्राइट लगेगी। ये तो अच्छा! पूरा उन्होंने काला। आप ट्रेलर ही देख लीजिए, आप सलार का ट्रेलर देखिए, आपको पूरा स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल करेंगे तो भी सब कुछ काला-काला दिखाई देगा सलार का। और देखिए सर, जो ये प्रशांत नील डायरेक्टर है, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के मैं लोगों को भी देखता हूँ, वो प्रशांत नील की केजीएफ, केजीएफ 2 को पसंद करते हैं। पर भाई वो एक विशुद्ध वामपंथी विचारधारा की फ़िल्में है केजीएफ। आप देख लीजिए जिस प्रकार से गरीबी को रोमांटिसाइज़ वहाँ पर किया है और गरीबी को रोमांटिसाइज़ करके एक खदान के मालिक, उसके विरुद्ध गरीब माँ का बेटा वो विद्रोह कर रहा है, उस खदान के मालिक की हत्या कर रहा है। सेकंड पार्ट में आकर के वो संसद पर हमला कर रहा है, संसद में जाकर के वो गोलियाबारी वगैरह चलवा, वो एक विशुद्ध वामपंथी विचारधारा की फ़िल्म है। साथ में ही सेक्युलरिज़्म का तड़का भी था और जिस प्रकार से माँ काली को भी वहाँ पर प्रस्तुत किया ना, एक एविल कल्ट की तरह ही सनातन संस्कृति को जैसे प्रस्तुत किया था, ऐसा मुझे तो कम से कम केजीएफ और केजीएफ 2 को देख कर के फ़ील हुआ। और वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित है, इससे तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। विशुद्ध हुँ, हुँ। वामपंथी विचारधारा पर। और उसके बाद सलार को अगर हम अभी देखें, तो जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, तो मुझे लगा कि चलो यार ठीक है, केजीएफ, केजीएफ 2 होगी, होती है बहुत सारे लोगों की सोशलिस्ट माइंडसेट, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है, तो बन गई होगी केजीएफ, केजीएफ 2, चलो इग्नोर करते हैं। मैंने सलार के ट्रेलर को थोड़ा-सा पॉजिटिव रिव्यू दिया था। ये कहा था कि चलो यार यहाँ पर 2 मित्रों की कहानी लग रही है, तो ठीक है ना, हाँ। एक फिक्शनल वर्ल्ड खानसार दिखाया है, 2 मित्रों की कहानी है, तो मैंने थोड़ा-सा उसको सपोर्ट भी किया था। पर जब मैंने 2 दिन पहले सलार को थिएटर में देखा, भाई मतलब मैं तो अभी पक्का मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, जिसको जो मानना है माने प्रशांत नील को। एक तो हिंदू विरोधी विचारधारा तो मुझे लगी ही, ऊपर से एक एक हार्डकोर कम्युनिस्ट विचारधारा का ही मुझे कम से कम प्रशांत नील की विचारधारा लग रही है। अब एक सीन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो खानसार जगह उन्होंने दिखाई है, वहाँ पर 101 अलग-अलग टुकड़े हैं इस खानसार के, जहाँ पर अलग-अलग ट्राइब्स रहती है। और हर एक टुकड़े के अलग-अलग एक लीडर है। उनमें से नारंग करके एक लीडर है इस खानसार का, जिसका बेटा है विष्णु, विष्णु नाम उसका दिखाया है। और ये विष्णु एक महरा नाम की ट्राइब दिखाई है, जहाँ पर लाल-लाल कपड़े पहनकर महिलाएँ केवल रहती है। पता नहीं कैसी ट्राइब थी, क्योंकि वहाँ पर कोई पुरुष दिख ही नहीं रहा था। एक हुँ। झुग्गी बस्ती जैसी जगह दिखाई है, समाज के पिछड़े वर्ग से वो ट्राइब है महरा नाम की, जहाँ पर केवल महिलाएँ ही महिलाएँ रहती है। अब ये विष्णु उस बस्ती में हर रोज जाता है। वहाँ पर पतंग हुँ, उड़ाता है और पतंग जिस घर पर गिरती है जाकर के, उस घर हुँ। की लड़की को खींच कर लाया जाता है और उसके बाद में विष्णु उस पर बलात्कार करता है। नाबालिग वाह! बच्चियों का 6-7 7-8 वर्ष की, 10-12 वर्ष की, ये दिखाया है और रोज करता है विष्णु। और इससे भी आप आश्चर्य की बात देखिए, इस विष्णु के पास में उस लड़की को लाने के लिए 4-5 लोग जो जाते हैं ना, उनके शरीर पर सभी सनातन संस्कृति के प्रतीक आपको दिखेंगे। उन्होंने बड़ा-सा त्रिपुंड लगाया हुआ है, हाथों में डमरू लिया हुआ है और डमरू बजाते वो लेकर के जाते हैं, वो लड़की को घर से बाहर खींच कर लेकर आते हैं डमरू बजाते हुए। और फिर वो विष्णु को जैसे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उस लड़की को, और फिर वो विष्णु उसका बलात्कार करता है। ये लिटरली वो पूरा का पूरा सीन है। और ये जो महारा ट्राइब की महिलाएं हैं, जो समाज के हाँ। पिछड़े वर्ग से जिन्हें दिखाया है, वो वर्षों से माँ काली की पूजा करते आई थी। माँ काली की एक मूर्ति दिखाई है, जो माँ काली की मूर्ति तो नहीं दिखती जैसा कि हम माँ काली की मूर्ति देखते हैं। जिस प्रकार से कुछ एविल कल्ट्स जैसे हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखिए कुछ ऐसी विचित्र सी शैतानी मूर्ति दिखाई जाती है, इस प्रकार की कुछ मूर्ति दिखाई है, उसको उन्होंने माँ काली कहा है हिंदी वर्ज़न में। तो ये महारा ट्राइब की महिलाएँ वर्षों से माँ काली की पूजा करती आई थी, पर माँ काली ने कभी इनकी मदद की नहीं। फिर एक दिन ये प्रभास का जो कैरेक्टर है देवा, वो वहाँ पर जाता है और उन महिलाओं से कहता है कि तुम लोगों का तरीका ही गलत है। ये जो तुम माँ काली की प्रार्थना करते तरीका ही गलत है। तुम लोगों को तो इस प्रकार से एक बकरा लेकर के आना चाहिए, उसको ये कुछ कुमकुम वगैरह लगाना, जो कुछ भी हो, बलि चढ़ाने की वो वर्णन करता है और उसकी तुम्हें बलि देनी चाहिए। और एक सिंबॉलिक वे में जो विष्णु है, उसको बलि दिखाया है और फिर प्रभास का कैरेक्टर उस विष्णु की माँ काली की उस मूर्ति के सामने बलि देता है, नर बलि देते हुए दिखाया है। हुँ। कुल मिलाकर मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है, जैसे कि वो इंडियाना जोन्स में स्टीवन स्पीलबर्ग ने जो अमरीश पुरी की टेम्पल ऑफ डूम, उसमें माँ काली को जैसे नरबलि देते हुए दिखाया है और वो माँ काली की मूर्ति भी किसी शैतानी देवी की तरह दिखाई है। यहाँ पर भी पता नहीं बहुत ही किसी एक शैतानी एविल कल्ट की तरह हिंदू संस्कृति को वो दिखा रहे हैं। ऊपर से ये जो विष्णु नाम का कैरेक्टर है वो बलात्कार कर रहा है, उसके पास में लड़कियाँ ले जाने के लिए डमरू बजाते हुए जैसे शिवगन जैसे वो पात्र हो, ऐसे दिखाया है।
मतलब और उसमें भी आश्चर्य की बात, चलो पूरे खानसार में सभी के सभी लोग त्रिपुंड लगाते तो हम समझ भी सकते थे कि चलो यार कुछ त्रिपुंड लगाने वालों को बुरा दिखा दिया, बाकी लोग भी धार्मिक है। पर उस पूरे खानसार में किसी के भी शरीर पर आपको कोई सनातन संस्कृति के प्रतीक नहीं दिखेंगे, कोई दूसरा त्रिपुंड लगाते हुए नहीं दिखेगा। एक पंडित नाम का कैरेक्टर दिखाया है उन्होंने, और उस पंडित को भी छपरी दिखाया है। उसका एक बड़ा सा विचित्र सा शर्ट पहना है, ऊपर के 3-4 बटन खुले हैं और बाल ऐसे बिखरे हुए और प्योर छपरी जैसा हम एक इमेजिन करिए, उस पंडित नाम के कैरेक्टर को छपरी दिखाया है। और बाकी तो पूरे खानसार में कोई हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाला नहीं है। मतलब केवल जब बलात्कारी दिखाने थे तभी इनको त्रिपुंड याद आया, डमरू याद आया। पूरे खानसार में कहीं पर भी प्रशांत नील को याद ही नहीं आई सनातन संस्कृति के प्रतीकों की, तिलक की, डमरू की। तो मुझे तो भाई घिन आ रही थी उस सीन को देख करके, जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है वो सारी बातें। डायरेक्टर कौन है सलार का? प्रशांत नील, जिसने केजीएफ और केजीएफ 2 को डायरेक्ट किया था। मैंने कहा ना, केजीएफ और केजीएफ 2 भी प्योर विशुद्ध वामपंथी विचारधारा की फिल्में थी, और उसी डायरेक्टर की सलार भी है। लेकिन बिजनेस तो बहुत तगड़ा कर रही है, बता रहे। अब है उतनी एक क्या कहे, फैन फॉलोइंग कहिए। केजीएफ और केजीएफ 2 के समय भी मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ था कि जिस प्रकार की घटिया फिल्म मेकिंग है, और ऊपर से जो विचारधारा भी फिल्म की है वो तो अलग ही विषय है। तो ये सब पर क्या कह रहे हो, एक हाइप बना दी जाती है और उस हाइप के चलते बहुत से लोग देखते भी है। दुखद है पर होता है, ये क्या करे। इसका दूसरा एंगल जो है, इसको दिखाया गया था कि भाई बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। नहीं, टॉलीवुड की बॉलीवुड नहीं है सर ये वर्सेस। फिल्म, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। प्रभास भले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से हो, पर प्रशांत नील कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से है। और कन्नड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस हुम्बाले फिल्म्स की ये फिल्म है, जो कन्नड़ा इंडस्ट्री का ही प्रोडक्शन हाउस है। एक्टर केवल उन्होंने प्रभास को लिया है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, बाकी तो डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन हाउस हो, दोनों ही कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से है। तो टॉलीवुड की तो नहीं है, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की इसको हम कह सकते हैं। हाँ, तो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरह की बातें चल रही है। यहीं से आप देखें कि यहीं से कंतारा आई थी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, जी। और यहीं से इस तरह की अब सलार आ रही है। और लोग जो है ये सोच के कि भाई साउथ की फिल्में अच्छी होती हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन साउथ में भी ये बीमारी तो है। आपने पहले पहले भी बताया था कि जैसे तमिल मैंने तो कई फिल्म बार बताया इंडस्ट्री। हुआ है सर कि दक्षिण भारत में तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी तरीके से कम्युनिस्टों के कब्जे में है। वहां से तो आप कुछ हिंदू संस्कृति के सम्मान वाला इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ 2-3 फिल्में आई थी, जैसे कि 3 वर्ष पहले रुद्र तांडवम नाम की फिल्म आई थी। कोई भी यूट्यूब गूगल पर जाकर के रुद्र तांडवम फिल्म को सर्च करिए, उस पर जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस, आप जो भी नाम लीजिए, उनके रिव्यूज पढ़िए रुद्र तांडवम के। उन्होंने इतनी उस फिल्म को लेकर के, मतलब जैसे कि इससे जहरीली फिल्म कभी बनी नहीं हो, ये प्रोपेगेंडा है वो है। और उसमें उन्होंने बस इतनी बात दिखाई थी कि मिशनरीज जातिवाद का जहर घोल करके किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई हो या समाज के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रुद्र तांडव में दिखाया है। और ऐसे फिल्म तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आना बहुत बड़ी बात है। पर उस डायरेक्टर को इतना दबाया गया, इस प्रकार के आर्टिकल्स लिखे गए, पूरा वामपंथियों के रिव्यूज देखिए रुद्र तांडवम के। कोई किसी को भी मैं कहूंगा आप पढ़ लीजिए यूट्यूब पर नहीं, गूगल पर। ज्यादातर लोगों ने तो उसको यूट्यूब पर रिव्यू भी नहीं किया था। मैं खुद भी देख नहीं पाया था क्योंकि बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर वो फिल्म रिलीज हुई थी। पर उसके बारे में आप पढ़िए। बस विशनरियों के एजेंडा को उसमें एक्सपोज किया है, इस कारण से तमिल डायरेक्टर ही है पर उसको साइड कर दिया गया। और बाकी तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर वामपंथी विचारधारा की फिल्में आती है। सेम हालात मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के भी है। और कन्नड़ा फिल्म तो इंडस्ट्री। आजकल जिस तरह का माहौल है, उस फ़िल्म को अगर हिंदी में बनाया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी चलेगी। मैं आजकल तो तो आप चाहता हूँ देख कि रहे हैं रुद्र कि तांडवम को कोई करे ऐसी हिंदी में। ऐसी जितनी भी फ़िल्में जो हैं, जो बनी हैं, वो इन सब के रिव्यू और कोई देखता ही नहीं है। वो तो अब तो पब्लिक अपना रिव्यू खुद कर लेती है। वो तो आपको और और हमको देखते हैं, इन लोगों को तो देखते ही नहीं अब इनके रिव्यू को। बिल्कुल। और सर रुद्र तांडवम जो मैंने बात बताई ना, तो उस वो फिल्म आज तक भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है, आज तक भी। मतलब मैं जैसे किसी ओटीटी प्लेट हाँ केरला स्टोरी को भी रिलीज़ नहीं होने दिया, कश्मीर फाइल्स को भी हाँ, रिलीज़ नहीं केरला होने स्टोरी दिया। भी नहीं हुई है। कश्मीर फाइल्स तो हुई जी5 पर, बाकी दूसरी कोई हो नहीं पाई। अच्छा, क कश्मीर फाइल्स हो गई है क्या? हाँ, जी5 पर अवेलेबल है, वो जी5 पर है। ओके, ओके, ओके। हालांकि वो भी केरल जी5 पर है। ऐसी फिल्मों को नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो, ऐसे जो इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जिनकी रीच ज्यादा है, वहां वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट पर पैसे नहीं लगाते कभी। हाँ, नहीं लगाते हैं, लेकिन जिन पे लगाते हैं उनमें तो पूरी तरह से फ्लॉप जा रहे हैं ना। नेटफ्लिक्स को देख लीजिए क्या हालत है उसकी, नेटफ्लिक्स की। हाँ, वो तो है ही। रोता घूम रहा है कि साहब कि हमारे सारा का पूरा जो ये इंडियन बिज़नेस जो है वो चौपट जा रहा है। तो भाई चौपट जी जी। जाएगा ही।
आप पब्लिक के हिसाब से नहीं करोगे, पब्लिक को बल्कि एजेंडा फीड करोगे, पब्लिक को ये बजाय इसके कि जो पब्लिक पसंद करती है वो बनाओ, ये कहोगे पब्लिक से कि जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, वो देखिए। जी, जी। इन लोगों का तो एक बड़ा सुप्रीमेसिस्ट सा एटीट्यूड भी है ना? जी सर, और ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स तो पूरा एक इनके वोक एक्टिविज़्म के अड्डे बने हुए हैं। भारत में, और आप ये एक इसमें एक कारण ये भी है कि जो पश्चिमी जो प्रोडक्शन हाउस है, वो इन बातों को, इन विचारधाराओं को, फिलॉसॉफ़ीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी कारण से ये जब एशियन कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाते हैं ना, तो वहाँ पर हमेशा ये वामपंथी विचारधारा के फ़िल्म मेकर्स को उठाएँगे। ये केवल भारत की बात नहीं है, आप नेटफ्लिक्स साउथ कोरिया को भी अगर देखेंगे ना, तो कोरिया में भी ये लोग ऐसे फ़िल्म मेकर्स को उठा रहे हैं जो वो विचारधारा के हैं, जो वामपंथी विचारधारा के हैं। के कोरियन ड्रामास बहुत प्रसिद्ध है विश्व भर में, पर वो उनकी फैमिली वैल्यूज़ के लिए, वो अपने रीति-रिवाज, परंपराओं को जैसे सम्मान करते हैं ना, उस कारण से कोरियन ड्रामास बहुत प्रसिद्ध है। के ड्रामास के भारत में भी बहुत फैन्स मिलेंगे। पर पिछले हुँ। 3 वर्षों में नेटफ्लिक्स ने जब साउथ कोरिया में पैसा डालना शुरू किया है ना, तो उनका कंटेंट पूरा वोक आ रहा है अभी। साउथ कोरिया में भी वो कंटेंट वो बनाना शुरू कर दिए हैं। फिर उसमें सेक्सुअल लिबरेशन हो, वही सो कॉल्ड पैट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, सेना को अपमानित करना, ये सेम साउथ कोरिया में भी चल रहा है। और ये भारत में भी ऐसे फ़िल्म मेकर्स को ही पकड़ते हैं। तो ये पश्चिमी बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूसरे देशों में कैसे फ़िल्म मेकर्स को उठाना है, उन्हीं फ़िल्म मेकर्स को ये फंड करते हैं। जी। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है दोनों मूवीज़ के लिए? नहीं सर, मैं तो कि दोनों में से किसी को भी, मैं तो कम से कम रिकमेंड नहीं करूँगा, जिसको जो देखना है, सपोर्ट करना है, करे भाई। मेरे लिए तो दोनों के दोनों ही फ़िल्में टॉर्चर थी। अच्छा। और भी एक फ़िल्म आप देखने गए थे कल? यानी फ्राइडे को? वो तो हॉलीवुड की थी, एक्वामैन थी। हुँ। वो सुपर हीरो फ़िल्म है, वो तो ठीक है, बच्चे को देखना है तो देख सकते हैं कोई जाकर के, उसमें कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है। कोई अगर बस वीएफएक्स वगैरह, कोई समुद्री जीव, एक पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड, वो अगर देखना चाहे तो देख सकता है। वो तो नॉर्मल फ़िल्म है ऐसी, सुपर हीरो। अच्छा, 3D में है क्या? हाँ, 3D में है। हाँ, ऐसी फ़िल्में तो 3D में ही चलती हैं। जी। तो मतलब ये कहने का है कि बॉलीवुड जो है वो अपने वोक एजेंडा से हिलने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरह से। नहीं सर, अभी मतलब आप इसी वर्ष देख लीजिए, 3 फ़िल्में जो शाहरुख खान की, जिसको इस इकोसिस्टम ने पूरा सर पर उठाया, वो तीनों की तीनों फ़िल्में, पठान, जवान और डंकी, तीनों की तीनों फ़िल्में विशुद्ध एक वामपंथी विचारधारा की। पठान में इन्होंने पाकिस्तान प्रेम दिखाया, जवान में लाल आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया, उद्योगपतियों के नाम से छाती कूटना हो, या जो भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा थे जवान के। और अभी डंकी में भी हम अगर देखें तो वही इल्लीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथी पैदा करना। मतलब ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले एक ही वर्ष में 3-3 फ़िल्में आ जाती है शाहरुख खान की। इससे पहले तो काफ़ी वर्षों तक उनकी कोई फ़िल्म ही नहीं आई थी। और फिर ये ठीक पता नहीं कैसे ये क्या हो रहा है, और इनकी फ़िल्में भी जो शाहरुख खान की फ़िल्में पहले 150-200 करोड़ नहीं कमाती थी, वो अचानक से 1000 करोड़ भी कमाने लग गई। और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा भी उन्होंने दिखा दिए, और उसको ही ज़बरदस्ती हिट भी दिखाना है। तो हाँ, बॉलीवुड तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी अगर इनको सच में सुधरना होता, तो इन्होंने द कश्मीर फाइल्स से सबक ले लिया होता, कि भाई चलो ऐसी फ़िल्में चल रही है राष्ट्रवादी विचारधारा की, तो वैसा कुछ बनाते हैं, पर वो तो बनाएँगे नहीं। और राष्ट्रवाद के नाम पर मज़ाक अवश्य बनाएँगे, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो, या फिर आदिपुरुष हो, या फिर गणपत हो, या फिर अभी कंगना कंगना रनौत की तेजस भी अगर हम देखें ना, सर बहुत डिसअपॉइंटिंग फ़िल्म थी। मुझे तो दुःख हुआ कि उम उम, योगी जी को साथ में लेकर के स्क्रीनिंग करवाई। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोगों को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, बीजेपी को, बॉलीवुड के लोगों को। भले ही कंगना रनावत हो, पर भाई वो फ़िल्म, उम, लिटरली मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बड़े-बड़े बॉलीवुड के पेजेस हैं ना, वो मज़ाक उड़ा रहे थे योगी जी का। वो फ़िल्म नहीं है अच्छी बनी हुई, तो पता नहीं, मुझे दुःख होता है सच में। तो ये इंडस्ट्री तो उल्टा राष्ट्रवादियों का ही मज़ाक उड़ाने का काम कर रही है। आदिपुरुष बनाकर, सम्राट पृथ्वीराज बनाकर, तेजस बनाकर, गणपत बनाकर, तो ये राष्ट्रवाद के बारे में कुछ अच्छा तो नहीं बना सकते, पर प्रोपेगेंडा कंटेंट तो लगातार बनाते जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आज की चर्चा को फिर अब इसी बिंदु पर हम समाप्त करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। दर्शकों धन्यवाद का भी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।